एक गांव में रघुवर नामक एक सेठ रहा करते थे। सेठ बहुत ही नामी और पैसे वाले थे, जिस कारण गांव में सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। सेठ के 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटों की शादी हो चुकी थी, अब सब कुछ बेटे ही संभालते थे। अब उन्हें चिंता थी तो बस बेटी के विवाह की। एक दिन की बात है। नैना कहाँ हो? जी कहिए। मौसम बहुत अच्छा है, एक कप चाय बना लो। मुझसे कह रहे हैं आप? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, देख रही हूँ जब से बहुएं आई हैं आज तक तो आपने कभी नहीं कहा, आज अचानक कैसे? बना कर ले आओ, बैठकर बात करते हैं। कुछ ही देर बाद नैना जी 2 प्याला चाय लेके सेठ जी के साथ बालकनी में बैठ जाती है। अजी, आप काफी दिनों से बड़े चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? नैना, हमारी जो जमीन पर केस चल रहा था ना, वो हम हार चुके हैं और हमारी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा हमने खो दिया है। कुसुम की शादी भी करनी है और हम दोनों ने जो बरसों पहले एक सपना देखा था वो भी अधूरा है। भोलेनाथ जाने का सपना? हाँ, क्योंकि जीवन में हम दोनों अपनी गृहस्थी को चलाने में इतने व्यस्त हो गए कि कभी अपने लिए तो कुछ सोचा ही नहीं, और अब बस यही मन में एक तमन्ना है। आप चिंता न करिए, अब तो हमारे बेटे भी कमाने लगे हैं, वो है ना, वो सब संभाल लेंगे। ऐसा ही हो, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। वहीं शाम के समय जब सभी खाने पर बैठे होते हैं। बेटा सूरज, नीरज, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिए पापा। तुम्हें तो पता है अब कुसुम की शादी की उम्र हो चुकी है और मेरे पास जो जमा पूंजी थी मैंने तुम दोनों की शादी में लगा दी, तो मैं चाहता हूँ कि कुसुम की शादी में तुम दोनों का बराबर का योगदान हो। लेकिन अरे ऐसे कैसे? अरे आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें ऐसे कैसे और लेकिन की क्या बात है? बाबूजी, आप निश्चिंत रहें, हमारा पूरा सहयोग रहेगा ननद जी की शादी में, क्यों कमली? हाँ जीजी। दोनों बहुओं की बातें सुनकर सेठ जी निश्चिंत हो जाते हैं। देखा, आप तो बिना मतलब चिंता कर रहे थे, हमारे बेटों से समझदार तो बहुएं हैं। देखा कैसे झट से मान गई और मना भी लिया बेटों को। सही कह रही हो, वो तो वक्त बताएगा। वैसे जमीन का केस हार जाने की बात बेटों को अभी मत बताना, उन्हें बुरा लगेगा और कुसुम भी दुखी होगी। कुसुम की शादी के बाद हम बता देंगे। दोनों बेटे समझदार हैं, समझ जाएंगे। सही कह रहे हो जी, वैसे भी हमारे बेटे खुद ही इतना कमाते हैं, पिता की संपत्ति के लिए बौखला थोड़ी ना जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुसुम के लिए एक बहुत ही अच्छे परिवार का रिश्ता आता है। कुसुम बिटिया, जा जल्दी से तैयार हो जा, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। और बहू, तुम दोनों मिलकर मेहमानों के लिए पकवान बना दो। जी माँ जी। लगता है मेरे मन के अरमान जल्दी ही पूरे होंगे। दीदी, अगर ये कुसुम की शादी हो गई तो घर का काम कौन करेगा? तू घर के काम पर अटकी है पागल। ये सोच, जब कुसुम की शादी होगी उसके बाद बाबूजी की सारी संपत्ति दोनों भाई को मिलेगी, तब हम कितने ठाट बाट से रहेंगे। पहले तो मैं नौकरानी रखूंगी, हाँ, फिर हम दोनों नौकरानी से सारा काम करवाएंगे और मजे से आराम करेंगे। हाँ हाँ, फिलहाल चलो किचन में काम कर लेते हैं, महारानी के लिए लड़के वाले जो आ रहे हैं। फिर दोनों किचन में काम करने चली जाती है। वहीं कुछ ही देर में लड़के वाले भी आ जाते हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, अंदर आइए, आप सभी बैठिए इधर। जी। फिर सभी घर में आते हैं और घर वाले मिलकर लड़के वालों की अच्छे से खातिरदारी करते हैं, जिससे लड़के वाले बहुत खुश होते हैं। साथ ही लड़के वालों को कुसुम काफी पसंद आती है। वहीं कुसुम और उसके परिवार को लड़का और उसका घर घराना काफी अच्छा लगता है। फिर दोनों परिवार की रजामंदी से कुसुम और जीवन की शादी पक्की हो जाती है। वहीं शादी के अवसर पर नीरज, सूरज और उनकी बीवियां सभी राजी खुशी से कुसुम की शादी के लिए पूरा सहयोग करते हैं, इस लालच में कि आगे चलकर तो उससे कई ज्यादा गुना उन्हें मिलने वाला है। इसी तरह कुसुम की शादी भी संपन्न हो जाती है। वहीं विदाई के समय, अरे चरण भैया, ये चांदी की थाल कहाँ ले जा रहे हैं? अम्मा जी ने कहा है कि कुसुम दीदी के ससुराल जाएगी। लाओ इसे यहाँ लाओ। अरे क्या हो गया, क्यों भड़क रही है? देखो तो, माँ जी बेटी का ब्याह कर रही हैं। इसका मतलब ये तो नहीं
कि घर ही लुटा दें। अरे पगली, एक चांदी की थाल से घर थोड़ी ना लुट जाएगा। लो भैया, ये चांदी की थाल और इसके साथ चांदी का लोटा और सोने का चम्मच भी रख दो। अरे दुनिया को तो पता चले कि भाई भौजाई ने ननद की शादी में कोई कमी नहीं की है। जी भाभी। आपका दिमाग ठिकाने पर तो है ना? ये क्या कर रही हैं आप? अरे यार, तुम मेरी देवरानी नहीं, छोटी बहन की तरह हो और कभी बड़ी बहन छोटी बहन का बुरा नहीं सोचती। मैं तो ये सब बस इसलिए कर रही हूँ कि माँ बाबूजी को हम पे विश्वास हो जाए और जल्द से जल्द सब कुछ हमारे नाम कर दें। आप तो बड़ी चालाक हो दीदी। सो तो मैं हूँ, लेकिन अब जल्दी चलो यहाँ से। थोड़े मगरमच्छ के आंसू भी तो बहा लें ताकि किसी को शक ना हो। जिसके बाद कुसुम विदा होके अपने ससुराल चली जाती है। आज मुझे अपने बच्चों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत ही अच्छे से इन्होंने सब कुछ संभाला है और अब सब अपनी गृहस्थी में लग जाएंगे, तो अब मैं चिंता मुक्त हो गया। तो अब गंगा भी नहा ही लेते हैं जी, क्या कहते हैं आप? अरे कुछ दिन रुक जाते हैं, सूरज और नीरज से बात भी तो करनी है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब नीरज अपने काम के लिए जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके जमीन पर कोई फैक्ट्री डाल रहा है। अरे ओ भाई, ये हमारी जमीन पर किसकी परमिशन से काम चालू है? तुम्हारी जमीन? अरे कहाँ से लाए भैया? 6 महीने हो चुके हैं हमको केस जीते। तुम्हारे सेठ बाप ने बताया नहीं क्या? अरे फूटो यहाँ से, बड़े आए मेरी जमीन पर अपना हक जताने वाले। नीरज को जितना बुरा कल्लू की धुतकार का नहीं लगा था, उससे ज्यादा दुखी वो इस बात से था कि जिस कारण से दोनों भाइयों ने अपनी पूरी जमा पूंजी अपनी बहन की शादी पर न्यौछावर कर दी। अब तो वो कारण ही नहीं बचा। फिर नीरज बौखलाया हुआ घर को आता है। बड़ी जल्दी आ गया बेटा। जा, सूरज भी है कमरे में, तेरे पिता को तुम दोनों से कुछ बात करनी है। अब कौन सा काम निकलवाना है सेठ रघुवर को? तभी सूरज वहाँ आ जाता है। ये क्या बदतमीजी है देवर जी? भला पिता का कोई नाम लेता है? आप तो कुछ कहना ही मत भाभी। प्रॉपर्टी का लालच देके आपने ननद की शादी करवा दी, और पता है इन्होंने तो प्रॉपर्टी ही नीलाम करवा दी, और 6 महीने हो गए केस हारे। अपने काम निकलवाने के लिए हमसे झूठ कहा। ये क्या कह रहा है भाई? सच कह रहा हूँ, पूछो इनसे। बेटा बस मैं तुम दोनों को बताने ही वाला था। हाँ अब तो बताओगे ही। अब आपकी बेटी का ब्याह जो हो गया है, हमारा बैंक बैलेंस खाली करके। हाँ। फिर दोनों बेटे पिता को खूब खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी परवरिश ऐसी निकलेगी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो बस इंसान की सोच है। तुम चिंता क्यों करती हो? भोलेनाथ है साथ तो डरने की क्या है बात। जी सही कह रहे हैं आप। आज तक भगवान की कृपा से सब सही हुआ है, आगे भी होगा। और रही बात बच्चों के गुस्सा की, तो समझ जाएंगे। फिर दोनों कमरे में चले जाते हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं, दोनों बेटों का बर्ताव माता पिता के प्रति बहुत ही ज्यादा क्रूर हो जाता है। वो उनसे ढंग से बात नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते और अपने आप से मतलब रखते। वहीं अब उन्हें अपनी ही सगी बहन से भी नफरत सी होने लगती है। जब भी कुसुम फोन करती तो दोनों भाभी उसे ताना मारती। वहीं जब कुसुम कुछ दिनों के लिए घर आती है। कैसी हो भाभी? चल दूर हट मुझसे। करमजली कलमुही ननद के नाम पर नागिन निकली, अपने ही भाइयों की सारी जमा पूंजी खा गई। मुझे गले लगने की कोशिश भी मत करना। भाभी की बात सुनकर कुसुम की आंख भर आती है कि तभी कमला वहाँ आती है। कमली भाभी, आप कैसी हैं? घर में सब ठीक तो है ना? बड़ी भाभी ऐसी क्यों बात कर रही हैं? 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। देख रही हो दीदी, ये डायन शरीफ तो ऐसे बन रही है जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। चल जा यहाँ से, हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। कुसुम भाभियों की बात से टूट जाती है। वहीं जब वो अपने माता पिता से मिलती है तो उसे सारा माजरा पता चलता है। इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं माँ? बेटा हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। भलाई इसी में है कि तू अपने ससुराल लौट जा, तू वहाँ सुखी रहेगी बेटा। जिसके बाद कुसुम अपने माता पिता से मिलकर भारी मन से वापस ससुराल चली जाती है। वहीं इसी तरह नैना और सेठ जी के दिन बड़े ही दुख में कट रहे थे। ऐसे ही एक दिन जब नैना जी भगवान शिव पर जल चढ़ा रही थी, तभी अचानक से उन्हें चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। वहीं दूर खड़ी खड़ी बहू सब देख रही होती है, लेकिन वो अपनी सास की मदद करने तक नहीं आती।
तभी सेठ जी वहां आके अपनी पत्नी को सहारा देते हैं। भाग्यवान, तुम ठीक तो हो? जी हाँ, कमजोरी से चक्कर आ गया था, अब ठीक हूँ जी। सूरज को कह देता हूँ शाम को डॉक्टर को दिखा लाएगा। करोड़ों की प्रॉपर्टी होके खुद के जेब से तो 1 रुपया नहीं निकलता। मेरे पति के पैसे क्यों खर्च करवाने पे लगी हैं? बहू की बात का बुरा मत मानो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। फिर सेठ जी अपनी अंगूठी गिरवी रखकर नैना जी को दवा दिलवाने ले जाते हैं। अब बहुएं अपनी सास ससुर को ढंग का खाना नहीं देती और उनकी बिल्कुल सेवा नहीं करती है, जिसके कारण उनका बूढ़ा शरीर और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। फिर एक दिन सूरज और नीरज बड़ी खुशी से घर आते हैं। नीता, कहाँ हो? कमली, तुम भी आओ जल्दी से, आप दोनों के लिए खुशखबरी है। क्या हुआ जी, आज बड़े खुश लग रहे हो? ये आपके हाथ में कागज कैसे हैं? हम सब गोवा जा रहे हैं घूमने। गोवा? वाओ, कितना मजा आएगा। मैं तो बिकनी पहनकर बीच पर जाऊंगी और गाना गाऊंगी। गोवा वाले बीच पर बेबी आंखें मीच कर, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच कर। वहीं एक कोने में खड़े सेठ जी और नैना जी सब देख रहे होते हैं। आप लोग क्या घूरे जा रहे हो हमें? बेटा, तुम लोग घूमने जा रहे हो? हाँ, टोक दो अब। मैं बस पूछ रही थी, वो क्या है ना, हमारी भी इच्छा थी भोले बाबा के धाम जाने की। जीवन में इतने बुरे कर्म किए हैं आप दोनों ने कि बाबा के धाम जाके पाप नहीं धुल जाएंगे। मुझे तो पहले से पता था, सांप पालेंगे तो एक न एक दिन तो डसेगा ही। वैसे भी तुम्हें मैंने वादा किया था बाबा के धाम ले जाने का, तो पूरा भी मैं ही करूंगा। पूरा जीवन हमने बस अपने बच्चों की खुशियों के लिए न्योछावर कर दिया। आज वही बच्चे हमें आंख दिखाते हैं। ऐसे घर में जिल्लत के साथ रहने से अच्छा हम बाबा के धाम में ही चले जाएं। वहीं बच्चों के ट्रिप पर जाने के बाद दोनों पति पत्नी नंगे पांव बाबा के धाम के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें काफी कठिनाई आती है। कभी पैरों में कांटा चुभ जाता है तो कभी थके हारे मीलों भूखे प्यासे चलते। ऐसे ही वो बस महादेव का जाप करते हुए अपनी मंजिल की ओर जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक कार से उनकी टक्कर हो जाती है और वहीं दोनों के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कार किसी और की नहीं बल्कि उनके ही बहू बेटे की थी जो गोवा के लिए जा रहे थे। अरे नीरज, किसको ठोक दिया? कोई बुढ़ा बुढ़ी थी, मर गई शायद। अरे देख क्या रहे हो? कार भगाओ जल्दी से, वरना कोई हमें देख लेगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वहीं आसपास के लोग जब सड़क पर मृत जोड़ा देखते हैं तो उनके पास जाते हैं, जहां उन्हें सेठ जी के हाथ में एक चिट्ठी मिलती है। मुझे नहीं पता कि ये चिट्ठी कौन पढ़ रहा होगा, बस जो कोई भी हो, आपसे बस इतनी दरख्वास्त है कि यदि आपको कोई मृत जोड़ा दिखे तो हमारे अंतिम संस्कार की विधि बाबा के धाम काशी घाट पर ही करना। हर हर महादेव। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ऐसे मृत शरीर को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं, इनकी आत्मा भटकेगी। काशी घाट कुछ ही दूरी पर है, हम इन्हें वहां ले जाके इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जिसके बाद सभी इस बात पर अपनी सहमति देते हैं और सेठ जी और नैना जी का अंतिम संस्कार बाबा के धाम काशी घाट पर ही होता है। शायद सेठ जी को पहले से ही मृत्यु का एहसास हो चुका था, जीते जी न सही मरने के बाद ही, लेकिन उनके शिवधाम जाने की आखिरी इच्छा पूरी होती है। वहीं पुलिस सेठ जी और नैना जी के कातिलों का पता लगा के उनके चारों बच्चों को कड़ी सजा देती है।